सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। कुछ इश्यूज़ हैं, बड़ी अहम इश्यूज़ सामने आ गए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के मेहमान हैं हमारे, उनसे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने हलफ उठा लिया है। और हलफ उठाते ही उन्होंने एक पहला काम जो उन्होंने किया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो कमेटी बनी थी और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बनाया था, उस कमेटी के नोटिफिकेशंस को चेंज कर दिया, यानी नई कमेटी बना दी। और इस नई कमेटी में उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब शामिल हो गए। हालांकि काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो बनाई थी वो जस्टिस अमीनुद्दीन उसमें शामिल थे। तो ये बहुत तेज़ी से तब्दीली है। लोग कहते हैं कि अभी ये बहुत तेज़ ये फ़ैसला हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। 26वीं तरमीम से एक तासुर ये उभर के आया है कि अब हुकूमत मजबूत हो गई है, मुद्दत पूरी करने जा रही है, और वो हम देख भी रहे हैं कि मौशी तौर पर हुकूमत काफ़ी बेहतरी के रास्ते पे आ गई है। इंटरनेशनल जितनी आपके इदारे हैं, चाहे वो फिच हो, चाहे वो आपके मूडीज़ हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो और दूसरे इदारे हों, कह रहे हैं कि पाकिस्तान ट्रैक पे आ चुका है। और ये जो 26वीं तरमीम हुई है, इसके बाद ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की जो इस वक्त एक खला सा पैदा हो गया था वो अब ख़त्म हुआ है, और अब सरमायाकारी भी और बाकी और माशी मसले भी रिजॉल्व हो जाएंगे। पता है आपको कि फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक के गवर्नर इस वक्त अमेरिका में हैं और अहम तरीन जो इजलास है IMF के साथ वो चल रहा है। PTI की जिस तरह की एक्टिविटीज़ है, जैसे अभी देखिए उनके बारे में ये आया कि वो जो वैन थी वो 15 तारीख को वो इंतशार मसलन पैदा करना चाहते थे, वो नहीं हुआ। उसके बाद APC में नहीं आए, फिर रोड पे आए, 4 दफ़ा आए, नाकाम हुए, इस्लामाबाद नहीं आ सके, शोर शराब हुआ, लड़ाई झगड़े हुआ। और शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के इस पे जब 15 तारीख को ये कहा गया कि डी चौक पे जो है वो इजलास होगा, ये भी एक तरह से तो ये एक बात की जा रही है। अभी वैन जो था, जो प्रिजनर थे ख़ास तौर पे 9 मई के, उनको छुड़ाने के लिए हमले हुए और बड़ी चीज़ें सामने आई। तो क्या PTI एक इंतशार पार्टी बन चुकी है? ये इंतशार चाहती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार चाहती है? ये एक बड़ा सवाल है, पूछेंगे अपने मेहमान से। और एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, वो ये है कि एकदम जो इमरान खान की जो बेगम साहिबा हैं जनाब बुशरा बीवी, वो उनको रिलीफ मिला, वो आपके उनको ज़मानत हुई और वो बाहर आ गई हैं। और उसके बाद फौरी तौर पर वो पेशावर यानी KPK में चली गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम नौ करेंगी, यानी सियासत देखेंगी। इसके साथ साथ KPK के मामलात को जो है वो भी मॉनिटर करेंगी। तो ये बड़ी तब्दीली है। ये कैसी तब्दीली है? कुछ लोग इसको डील कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो मेरिट पर आई हैं, तो अदालतें आज़ाद हैं। तो देखते हैं इस पर क्या सूरत हाल होगी। इस सूरत हाल में हमारे पास 3 मेहमान हैं, उनका तारुफ कराते हैं। मेरे मेन 2 मेहमान हैं और वो हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। रेहाम खान साहबा हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया। बीच में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स है उसके लिए हम हाफिज़ एहसान अहमद साहब को देंगे मौका, लेकिन सबसे पहले हम सलीम बुखारी साहब की तरफ आते हैं। सलीम बुखारी साहब कैसे देखते हैं इन तमाम इश्यूज़ को? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दानिश। आपने जो कुछ अपने इंट्रोडक्शन में कहा है उससे पूरी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना तो आसान हो जाता है। मेरे ख्याल से 2-3-4 बातें जो है वो अहम है, उसके ऊपर तबसरा करना जरूरी है। एक तो आपने कहा कि अब बुशरा बीबी रिहाई के बाद जाके वो KPK में बैठ गई हैं और रिमूव सल्तनत भी चलाएंगी वहाँ के, और साथ पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन भी करेंगी। मुझे समझ नहीं आती, आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं,
मैं आपको कह भी नहीं सकता कि आप झूठ बोल रहे हैं। हमने अदालतों में साबित किया कि वो खातून खाना है, उनका सियासत से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। आप मुझे बता रहे हैं कि वो पार्टी की क़यादत भी करेंगी और KPK के अमूर भी चलाएंगी। तो मैं क्या करूं? मैं अदालतों के अंदर साबित हुई भी बात को मानूं या जो आप कह रहे हैं वो मैं मानूं? इजलास बुलाया है सर, इजलास बुलाया है, अहम तरीन 3 लीडर्स को बुलाया है, जिनमें गौहर खान जो चेयरमैन है उनको नहीं बुलाया। उन्होंने अयूब साहब को बुलाया और अली अमीन गंडापुर को बुलाया और एक और जो प्रास उनको बुलाया। तो इजलास तो बुला लिया। मैं आपने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ सर। तो मैंने इसलिए कहा कि अदालतों में PTI के तमाम बड़े बड़े नामवर वकला ने, जिनमें अली जफर साहब जैसे लोग शामिल हैं, जिसमें खुद बैरिस्टर गौहर शामिल हैं, मैं नाम लेने बैठूंगा तो काफी देर लग जाएगी, इन सब ने ये साबित किया कि उसके साथ स्टेट बहुत जुल्म कर रही है, कि वो तो खातून खाना है, उनका सियासत से कोई दूर दूर ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये भी वहाँ बताया कि वो जब पंजाब के अंदर होती थी, जब खान साहब की हुकूमत थी, तो कितने का DIG बिकता था, कितने का DCO बिकता था, कितने का कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी बिकता था। तो ये देखें ना, अब मैं कौन सी बात मानूं, मेरा आप डायलेमा समझ नहीं रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन इसको छोड़ दीजिए, अब आ जाइए आपके PTI क्या कर रही है। PTI 8 फरवरी के बाद से खुसूसी तौर पर, और जब से वो तख्लीक हुई है तब से एक डिनायल मोड में है। उनकी दुनिया के नाम से होती है, वहीं पर खत्म हो जाती है। वो कुछ भी करें, वो चाहे कहें कि हमारी तरबियत जो है अल्लाह ताला रसूलों पैगंबरों की तरह कर रहा है, तो डाउन द लाइन जो कल्ट के लोग हैं वो उसको रिलीजियसली तस्लीम करते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 8 फरवरी के इंतखाब के बाद खान साहब ने कहा, मैं ना हुकूमत को मानता हूँ, ना पार्लियामेंट को मानता हूँ, ना सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ। तो वो तो इस तरह का डिनायल मोड डाउन द लाइन पार्टी के अंदर एक रिलीजियस बिलीफ की तरह से है। लिहाजा आप देखिए, मुसलसल कोशिश ये है PTI की कि जो मर्जी कहो, बस आपको टीवी की स्क्रीन पे रहना है, चाहे उसकी कोई लॉजिक हो या ना हो, उसका उससे ताल्लुक नहीं है। दे ओनली हैव टू डोमिनेट द स्क्रीन। और ये वो इंतहाई कामयाबी से, सोशल मीडिया तो खैर उनके घर की लौंडी है, उन्होंने नेशनल मीडिया के साथ भी यही सलूक किया हुआ है कि मैं और आप सवाए PTI की बात करने के और हमारे पास कुछ है नहीं। ये एक स्ट्रैटेजी है, इसमें हमारा कसूर नहीं है। दूसरी बात ये, आपने कहा कि तब्दीली आ रही है। देखिए, ये जो अदालती तब्दीली है, ये माजी में अगर इसका मैं मुआवजा करने बैठूं तो जितनी दफा ये तब्दीली आई उतनी ही दफा तबाही आई है। मैं नाम ले लेके अगर आपसे कहूंगा तो आप शुरू हो जाइए इफ्तिखार चौधरी साहब से, यस, उससे पहले जस्टिस मुनीर से शुरू हो जाइए, और उसके बाद नजरिया जरूरत और वगैरह वगैरह, और उसके बाद जो साकबी, जो खोसवी, जो गुलजारी और जो बंदियाली चीफ सुप्रीम कोर्ट थी, उसका रोना तो मैं रोने बैठूंगा तो आपके प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा। तो ये तब्दीली अभी देखना है किस करवट बैठेगा। सर हुकूमत तो बहुत मुतमईन है, बुखारी साहब हुकूमत मुतमईन है, वो कह रही है कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सियासी जमातों ने एक दफ़ा फिर जो है 19वीं जो तरमीम जो जस्टिस इफ्तिखार ने किया था और अदालत को जुडिशल डिक्टेटरशिप की तरफ ले गया था, उनको बैलेंस करके अब सही मायनों में पार्लियामेंट को इज्जत दे दी है। अब पार्लियामेंट का इख्तियार है, हुकूमत महफूज हो गई है। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। मैं अर्ज कर देता हूँ उसको। देखिए, ये जो कामयाबी आप हुकूमत की करार दे रहे हैं, ये हुकूमत की कामयाबी नहीं है, ये दर हकीकत काजी फायजीता की कामयाबी है, जिसने ये साबित किया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट का काम कानून साजी नहीं है। तो ये तो हो गई उसके हिसाब से। हुकूमत के पास और बहुत सारे रिलीफ की अच्छी बातें हैं। मिसाल के तौर पे वो इकॉनमी जिसके बारे में खान साहब ने कहा पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, और पूरी PTI ने 1 साल कैंपेन की कि ये डिफॉल्ट होने वाले हैं, उसको संभाला मिला है और बहुत अच्छा संभाला मिला है। और अगर स्टॉक एक्सचेंज कोई क्राइटेरियन है ये जज करने का कि मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल क्या है, तो वो आज 90,000 जो है उसको छू लिया है उसने, जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए भी और अवाम के लिए भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो इस एतबार से हुकूमत थोड़ी स्टेबल जरूर है। और दूसरा ये कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी वो लव हेट रिलेशनशिप नहीं है कि उसके चीफ को कहा जाए कि वो गद्दार है या मीर जाफर या मीर सादिक है। तो वो इक्वेशन जो है वो भी हुकूमत के लिए बहुत बड़े रिलीफ का बायस है। ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ सर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं पहले
रेहाम खान साहिबा की तरफ जाता हूँ। रेहाम खान साहिबा वो बता रहे थे हमें सलीम बुखारी साहब के उनके तमाम लीडर ये कहते थे कि वो खातून खाना है, उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो नहायत गलत है। सिर्फ इनके पॉलिटिकल लीडर्स नहीं कहते थे, ख़ुद इमरान खान का स्टेटमेंट है। मेरा सवाल आपसे है कि आप पर एक संगीन इल्ज़ाम था, मैं उस इल्ज़ाम के बारे में आना चाहता हूँ कि रेहाम खान साहिबा की जो शादी हुई है इमरान खान से, वो दरअसल रेहाम खान साहिबा इसलिए शादी हुई है कि वो पीटीआई पे कब्ज़ा करना चाहती हैं, पूरी सियासत पे कब्ज़ा करना चाहती हैं और जो तोहफ़े हैं, तवाइफ़ है, वो हासिल करना चाहती हैं। तो आप कहाँ हैं और अब क्या हो रहा है, इस पे कुछ रोशनी डालेंगी आप? शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब। मैं अब क्या कह सकती हूँ, देखें अजीब बात है, लेकिन जो इंसान हक पे होता है वो कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि वो खुद ही सिर्फ चीज़ें साबित हो जाती हैं। तो पता नहीं आप पीटीआई वालों से, मैंने तो सबको माफ़ कर दिया, ये पुरानी बातें हुई, दफना दी गई ये बातें। लेकिन हाँ, पीटीआई पे तो मैं हावी होने वाली थी, इल्ज़ाम था पीटीआई का। फिर इस किस्म के भी इल्ज़ामात 2015 में, 2016 में हमने मुतबातर सुने। लेकिन अगर आज आप देखें तो पता नहीं, मेरी तो कोई ऑडियो ऐसी नहीं आई ना है कि जिसमें मैंने कोई मुतालबे किए होते, ना हमने कोई हीरो के मुतालबे किए, ना किसी को कोई फ़ोटो लेने या छुपाने के मुतालबे किए। तो बेसिकली बात ये है कि ये सारी बातें, आज मैं क्या बोलूँ कि किसी पीटीआई की बात ये ना कि इल्ज़ाम लगा देते हैं और फिर एक बयानिया बना लेते हैं, लेकिन आज कोई नहीं ये बोल रहा कि पीटीआई पे हावी कौन हो रहा है या कौन होना चाह रहा था। तो माफ़ी मांगना या अपनी गलती को सुधारना, ये कहना कि जी हमसे ये गलत बात की थी क्योंकि इसकी कोई सबूत नहीं है, ऐसा तो हम पीटीआई से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारे इल्ज़ामात जो आज सब भूल चुके हैं, जो मुझ पे लगाए गए, हमने तो सह लिए और उसका कोई सबूत नहीं दिया गया। और आज सलीम बुखारी साहब और आपसे मुझे ये मालूम हो रहा है कि सच्ची बात यह है कि मैंने ना कभी पहले दिलचस्पी ली पीटीआई के मामलात में, ना पार्टी के मामलात में, ना आज पार्टी में क्या हो रहा है, कौन किसको बुला रहा है, कहाँ सेशन बुलाया जा रहा है, ये अभी आपकी कहने से मुझे पता चला है, मेरे इल्म में नहीं है। और अब कोई सवाल नहीं करेगा, अब ये कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगाएगा। लेकिन एक चीज़ मुझे इससे ख्याल आता है, वो ये है कि कम से कम एक चीज़ साबित हो गई है, और वो ये है कि चाहे मियाँ बरादरान हो या चौधरी बरादरान हो या न्याजी खानदान हो, फॉलोअर्स को ये समझ जाना चाहिए कि बेसिकली ये जो सियासी अशराफिया है, ये अपने मफाद के लिए कभी भी कोई फैसला या डील या समझौता कर सकती है। तो आज ये सवाल पूछना चाहिए कि जब जिसको सूट करता है, तो कोई अमेंडमेंट हो तो वो पास हो जाती है, कोई रिहाई हो तो वो कबूल हो जाती है, कहीं किसी को घरेलू खातून बताना हो तो घरेलू खातून बता देते हैं, कहीं पार्टी को लीड करना हो तो पार्टी को लीड करवा लेते हैं। तो बेसिकली मियां नवाज शरीफ के नाम पे या चेहरे पे जिन्होंने वोट उठाए, लेकिन खानदान के कुछ और मेंबरान हैं जो कि ओहदेदार हैं या ओहदों पे विराजमान हैं। इसी तरह नियाजी खानदान के कुछ और चेहरे हैं जो कि अब पार्टी को लीड कर रहे हैं या सामने फ्रंट पे आ रहे हैं, या सेकेंड टियर जो है वो आपको दिखाई देती है कि ओहदों पे विराजमान हैं, प्रोटोकॉल्स उनको मिल रहे हैं, उनकी पार्लियामान में भी जगह है। लेकिन जिस चेहरे के पीछे जो पीटीआई का फॉलोअर या पीएमएलएन का फॉलोअर ख्वार हुआ, गिरफ्तारियां दी, उसका नामो निशान नहीं मिलता। उस पीटीआई, उस पीएमएलएन के फॉलोअर को, हत्ता कि पीपीपी के फॉलोअर को भी आप ना पार्लियामान में देखते हैं, किसी टिकटॉकर को और टिकटॉकर की फैमिली को देखेंगे, लेकिन वो शख्स जो कि 20-25 साल जूते घिसता गया, जो अभी भी शायद गिरफ्तार है, 9 मई के वाकयात में भी ऐसे अनजाने में पकड़ा गया, सोशल मीडिया का कोई छोटा हल्का फुल्का कोई काम कर रहा था या कर रही थी, उसका आपको नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन जो अशरफिया है वो खुद भी मफाद परस्त है, वो खुद भी अपने और अपने खानदान का मफाद देखती है, और उनका जो सेकंड टियर लीडर है
वो भी अपना मफाद देखता है। ये बताएं बुशरा बीबी साहिबा जो इस वक्त, बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त यकीनन सारी न्यूज़ है कि वो इस वक्त KPK में गई, निकली, कोई रुकावट नहीं है, सुना है कोई गिरफ्तारी भी नहीं होगी। मैं सलीम बुखारी से भी ये पूछूंगा, कोई गिरफ्तारी भी नहीं होगी, या वो काम करेंगे, सियासत करेंगी और उसके बाद KPK के मामलात को भी देखेंगी और मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ को लेके चलेंगी और KPK के मामलात के अहम, रूटीन नहीं, सारे अहम मामलात उनकी अप्रूवल से होगा। तो आप ये समझती हैं कि इतनी तेज़ी से जो एकदम हुआ है ये कोई डील का नतीजा है, कोई ढील का नतीजा है? ज़रा इस पर रोशनी डालिए, ये कहाँ जा रहा है ये सिलसिला? देखिए, इसमें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आपको सलीम बुखारी साहब झूठ का इल्जाम लगा रहे हैं, मैं आपको कहूँगी बोले तो नहीं है, अब आप इतने इनोसेंट तो नहीं है। सरकारी प्रोटोकॉल में एकदम से रिहाई होती है। 26 अमेंडमेंट पास करने के बाद बड़े खुश असलूबी से ये 26 अमेंडमेंट पास हो जाती है। आपने देखा उनके जो अंदर पार्लियामान में जो लोग बात करें हमारे पास आए जाते, हमसे मशवरा कर लेते, तो बड़े खुश असलूबी से ये बात हुई है। और आपने देखा कि कल तक जो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, चाहे मौलाना फजलुर रहमान किसी को क्या कह रहे थे या PTI के बानी चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान को क्या कह रहे थे, ऐसे शीरो शक्कर सारे के सारे हुए हैं। फिर एक फेडरल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कोई रहा हो के आराम से खैबर पुख्तूनख्वा की हदूद में एंटर किया है, तो जाहिर है किसी के आशीर्वाद के साथ, किसी की रजा के साथ, खुश असलूबी से ही गए हैं। ये सारे मामला तय हुए हैं। मामला इसमें सिर्फ कि वो वर्कर जो फॉर एग्जाम्पल 11 साल से खैबर पुख्तूनख्वा पे PTI हुकूमत कर रही है, आपके तमाम प्रोटेस्ट पे, चाहे वो लाहौर में प्रोटेस्ट हो या वो पिंडी में प्रोटेस्ट हो, आपको पश्तून दिखाई देता है। पहले हमने एक पंजाबी लीडरशिप को एक्सेप्ट किया वहां पे, अब आप सोचें कि क्या खैबर पुख्तूनख्वा ये लीडरशिप डिजर्व करता है कि क्या एक पंजाब ओरिजिन कोई वहां पे खैबर पुख्तूनख्वा पे लीड करेंगे, किस जबान में वो बोलेंगे, क्या वो उस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, क्या वो वहां पे पले बढ़े हैं, क्या मुर्शिद की बेगम है, फिर कौन पूछेगा बताइए? मुर्शिद की बेगम है, बड़ी पावर है, कौन पूछेगा? ये तो आप देखें, ये तो हम तो इसको क्या समझे, लेकिन आई थिंक इट्स अ वायलेशन ऑफ ट्रस्ट। यू आर ब्रीचिंग द ट्रस्ट कि पश्तून, आपको पश्तून समझ बैठा था, लेकिन अब कोई पंजाबी में आपसे बात करेगा और वहां आपके लिए फैसले करेगा, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? PTI के वर्कर या पश्तून जो आपकी फॉलोइंग है 11 साल से, जो आप के रहमो करम पे है, जिसको आप बेरोजगार रखे हुए हैं, जिसको आप अपने कोलैटरल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो आपके लिए शेलिंग सहता है, जो आपके लिए सो कॉल्ड शहादतें भी सहता है, उसके ऊपर अब ये लोग फैसले करेंगे। चले खानदान को भी छोड़ दें, खानदान को भी छोड़ दें, ये लोग जो अब आए हैं, जो अब ये भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, क्या उनके साथ इंसाफ की बात है कि एक पॉपुलर लीडर आप कहते हैं, एक कल्ट फॉलोइंग, वो जेल में है? वही मैं आपको कह रही हूँ कि नवाज शरीफ के नाम पे आपने वोट लिया, अब PTI बानी चेयरमैन के नाम पे वोट लिया, इन लोगों के लिए लिया, चाहे कोई खातून हो या कोई और हो। चले मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, फिर कंटिन्यू करूंगा इसको। नाज़रीन, ब्रेक पे जाऊंगा और कंटिन्यू करूंगा इस, और ब्रेक के बाद आऊंगा तो एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है उसके ऊपर ज़रा बात करूंगा। जो ये कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिन्हें हटाया गया था उनको दोबारा लाया गया है, और एकदम हुआ है ये फैसला, और आज ही हुआ है, हलफ के फ़ौरन बाद हुआ है। उस पर बड़ी चगमगाइयाँ हैं, तो ये सवाल उठाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से, फिर दोबारा आएंगे अपना सलीम बुखारी और रेहाम खान साहिबा के पास और कुछ अहम इशूज़ पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ज़रा सा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे जो एक कमेटी बनी है उस पर ज़रा सा हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेने, फिर सलीम बुखारी साहब और रेहाम खान साहब की तरफ आते हैं उसी अहम इशूज़ के ऊपर। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, अभी तो कब्र की मिट्टी नहीं सूखी थी, हैं, आपने हलफ लिया था और इतना बड़ा फैसला,
ये 2 दिन भी हो सकता था, कल भी हो सकता था, इतनी जल्दी क्या थी सर। और इस फैसले के अब मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। कई मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात की, वो इसको कह रहे हैं बड़े ख़तरनाक हालात हैं। कोई कहता है कि नहीं जी कोई मसला नहीं है, सब सही है, पार्लियामेंट जुडिशल कमीशन पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने कहा जी ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास कौन बुलाएगा? अगर चीफ जस्टिस ने बुलाना है और इस कमेटी के साथ बुलाना है या इसी नहीं इन्होंने बुलाना है, नहीं बुलाएं तो फिर क्या होगा? और फुल कोर्ट हो गया तो फिर क्या होगा? फिर 26वीं तरमीम ऑलरेडी चैलेंज है तो क्या होगा? और बेंच ना बना तो फिर क्या होगा? तो ज़रा सा बताएं सर, थोड़ा सा हमें, आपके पास आज हम थोड़ा सा टाइम कम है, 5 मिनट आपके पास है सर। बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, एक तो बात ये है कि जो सारा इंटेंट थी या जो ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान के अंदर जो आम लोगों के मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए और जो पॉलिटिकल मामलात हैं या उसके बाद इंट्रा गवर्नमेंटल इश्यूज हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनको किसी और जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ओवरबर्डेड हुए हैं, उन इश्यूज को एड्रेस किया जाए। और उसके लिए जो आइडिया आया, और दुनिया के जो 70 ममालिक से ज्यादा ये था कि आप डिवीजन ऑफ वर्क या री एलोकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन करें, और किसी जगह जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नाम दिया गया, किसी जगह उसे स्टैट्यूटरी कोर्ट्स कहा गया। तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो उसी तरफ जा रही थी और यही इसका हल था। लेकिन चूंकि पीटीआई या मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने के ऊपर पीपल्स पार्टी या उसके बाद गवर्नमेंट अलाइड ने जो है उसको जब कंसीड किया है, तो अब आपके सामने बहुत सारी कंफ्यूजन या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो जिस दिन से अमेंडमेंट पास हुई उस दिन से आना शुरू हो गई हैं। इस बारे में जिसकी तरफ आपने इशारा किया, चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की कॉम्पोजिशन है, चाहे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन है, चाहे फिक्सेशन ऑफ केसेस का मामला है, या वो मामलात जो हैं जो आपने एक्सक्लूड किए हैं पाकिस्तान के रेगुलर सुप्रीम कोर्ट से और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ गए हैं, जिसके अंदर आर्टिकल 184(3) है या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है या आर्टिकल 199 है, और उसके ऊपर जो अपील की जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 185 जो है। तो मैं ये समझता हूं कि बजाय ये है कि एक आम आदमी को फैसिलिटेट किया जाता, उससे हुआ तो ये है कि आपकी पार्लियामेंट का या सुप्रीम कोर्ट का जो इम्बैलेंस हुआ था, या सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सीड किया था, पार्लियामेंट ने उस पोजीशन को रीगेन किया और वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के मुताबिक है। ना उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट है, ना सेपरेशन ऑफ पावर है, ना ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है। लेकिन उस प्रोसेस के अंदर जाने से हुआ ये है कि चूंकि ये कंप्रोमाइज प्रोसेस था, उससे आपका सारे का सारा जो लीगल जस्टिस सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स का, वो पिछले 2-3 दिन से स्टेलमेट की तरफ जाना शुरू हो गया है। और वो स्टेलमेट आप ये देखिएगा कि अगले 2-4 दिन तक आपको पाकिस्तान का सारा निज़ाम इंसाफ जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में है वो स्टैंड स्टिल हो जाएगा। कभी लॉयर्स कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाना चाहिए, कभी जजेस खुद कहेंगे कि नहीं इसमें क्वेश्चन मैटर्स है, लॉ कब इन्वॉल्व, इसे जाना चाहिए। सर जाना तो उस वक्त चाहिए मेरे पास, मैं तो सर आपने बहुत अच्छी बात बताई है। मैं तो इस वक्त बोल रहा हूँ कि सर मुझे ये बताएं कि ये जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है और वो भी कब्र की मिट्टी अभी सूखी नहीं है, काजी साहब अभी गए हैं, ये 2 दिन बाद भी हो सकता था, इतनी जल्दी नहीं डॉक्टर साहब, और एक और सर और एक ये आईनी बेंच बनेगा तो सर जाएगा ना मैटर, तो आईनी बेंच कैसे डॉक्टर साहब? एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नीचे कमेटी है जो 2-1 के नीचे बनी है, जिसके अंदर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, उसके बाद उसका सीनियर मोस्ट, और एक जो ऑर्डिनेंस जो आया है सितंबर में वो चीफ जस्टिस की चॉइस है या डिस्क्रिशन है, उसकी हैसियत अब सेकेंडरी रह गई है। वो सिर्फ वो मामले अब फिक्स करेगी जो आपके रूटीन के हैं, प्रीएम्पशन का है या CPLA आ गई है। कमीशन का इजलास कौन बुलाएगा सर, ये बता दें। अच्छा, अब कमीशन का जो इजलास है, सबसे पहले तो ये है डॉक्टर साहब के कमीशन को नोटिफाई करना पड़ेगा, तो फिर पार्टीज अपने नाम देंगी और ये नोटिफिकेशन जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस करेगी और उसके नीचे एक सेक्रेटेरिएट बनेगा। अब इम्पोर्टेंट इस चीज के अंदर है जिसकी तरफ आप इशारा करें कि सीनियोरिटी जो है दुनिया भर के अंदर ये है कि अगर कोई इदारे के अंदर कोई लोग काम कर रहे हों, चाहे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के हों या मिलिट्री साइड के अंदर हों या दुनिया के अंदर जुडिशियल साइड्स के अंदर भी हों, तो अगर उनको किसी प्रोसेस के जरिए सुपरसीड कर दिया जाए तो वो उस जो नई सीनियोरिटी लिस्ट बनती है किसी भी हेड के नीचे या चीफ जस्टिस के नीचे जो है वो उस सीनियोरिटी लिस्ट के अंदर नहीं आते, बल्कि उनका एक इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो रहता है, क्योंकि उनकी एक सर आप जो बात कर रहे हैं ना वो हाई मॉरल ग्राउंड की कर रहे हैं, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा। मुझे तो ये बताएं सर, कमीशन का इजलास कौन बुलाएगा? अगर चीफ जस्टिस ये फैसला कर ले कि मैंने तो नहीं बुलाना और वो कहे कि जी मैं तो फुल कोर्ट बनाऊंगा और बेंच अभी बना नहीं है, फैसले हम देखेंगे। उसके अंदर डॉक्टर साहब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट आई है उसके अंदर ये है
कि 1/3 अगर मेंबर रिक्विजिट कर देते हैं कि इजलास बुलाना चाहिए तो इजलास बुलाया जाएगा। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि चीफ जस्टिस ये कहे कि जी मैं उस इजलास को बुलाता नहीं हूँ। 1/3 की रिक्विजिशन से होगा और मेजोरिटी के साथ उसके फैसले आएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो सारी चीजें जो इस वक्त पेंडिंग है या जिन्होंने डिसाइड करके रिव्यू के अंदर गई हैं, वो सारी की सारी वहां पे जाएंगी। अब उनको डिटरमिन कौन करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स हैं, यही वो बड़ा एरिया है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है। चले पहले तो हम अभी तो हमारे पास बिल्कुल आपने कहा कई कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग कर दो, यही एक सोल्यूशन है और उसी की तरफ हमें जाना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। टाइम कम है वरना हम किसी और स्टेज पे इंशाल्लाह अब ये इस पे गुफ्तगू हमारी। मैं आता हूँ जनाब सलीम बुखारी साहब के पास। सलीम बुखारी साहब, रेहाम खान साहिबा ने तो कहा है कि ये डील है और ये डील के तहत ये सारा हुआ है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तरफ जो है वो आपका अगर ये डील है और फिर उन्होंने बताया है कि जी वो पंजाबी आपके लीडरशिप और पश्तून वोटर्स, ये इशू को भी उन्होंने उठाया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इजलास बुलाया गया है, जो हमने मीडिया से हमारी पास खबर आई है, उसमें उन्होंने शिबली फराज को बुलाया है, अली अमीन गंडापुर को बुलाया है और उसके बाद उमर अयूब को। जो चेयरमैन है गौहर खान, उनको नहीं बुलाया, या और दूसरे सीनियर लीडरशिप है उनको नहीं बुलाया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और आने वाले वक्त में एक नई ज़मानत भी होने वाली है। मैं जाऊंगा ये रेहाम खान से भी सवाल करूंगा। अलीमा बाजी और उज़मा बाजी वो भी बाहर आ रही हैं और आपको पता है कि ये बहुत शदीद इख्तलाफ देखने को आया था कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बुशरा बीबी करेंगी, अलीमा खान करेंगी या उज़मा खान करेंगी। जी सर, क्या कहते हैं? डॉक्टर दानिश, आप बड़े जालिम आदमी हैं। एक मुख्तसर से वक्त में इतने सवाल पूछ लेते हैं कि मेरे जैसा आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ सबके जवाब देने का। पहली बात तो ये है कि इनकी रिहाई कतन डील का हिस्सा नहीं है, बल्कि अदालती सहूलतकारी का नतीजा है। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि इनकी रिहाई के फौरन बाद फिर हुकूमत ने सोचा कि ये मुनासिब वक्त है कि इनकी दोनों बहनों को भी छोड़ देना चाहिए, ताकि ये आपस में बैठ के पहले पार्टी की ओनरशिप का फैसला कर लें कि पार्टी बुशरा भी चलाएंगी या दो बहनें चलाएंगी। ये तो मैंने सिर्फ आपको 2 धड़ों की बात की है। पार्टी के अंदर तो इस वक्त कुछ दर्जन भर धड़े हैं। 2 धड़े तो वकला में हैं, वो जो मुफ्त में मुकदमे लड़ रहे हैं पीटीआई के, बानी के और बाकियों के, और उनके भी आपस में क्या सूरत हाल है वो आपको मैं 2 नाम बता देता हूँ। शेर अब्दुल मरवत साहब क्या फरमाते हैं बाकी के लीडरों और बाकी के वकला के बारे में, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। दूसरी बात आपने पूछा था वो कमेटी के बारे में कि वो 3 रुकनी कमेटी बनाने की इतनी क्या जल्दी थी। अभी तो वो घर भी नहीं पहुंचे होंगे कि कमेटी अनाउंस हो गई। जी, वो कमेटी पे मैं इतला कह लीजिए या एंटिसिपेशन कह लीजिए, वो जल्द ही 5 रुकनी हो जाएगी। आप समझ गए ना मैंने क्या कहा है? आपने 5 रुकनी कहा है, लेकिन समझाएं भी ना सर। बहुत से लोग हम जैसे नहीं समझ पा रहे। अब चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन के नहीं है। अच्छा, ये बहुत सारे फैसले नई तरमीम के तहत वो पार्लिमानी कमेटी करेगी। अच्छा, जिस तरह अभी आपको एहसान साहब ने बताया कि इजलास की रिक्वेजिशन जो है ये अब एक्सक्लूसिव सवाबदीद नहीं है उनकी। अब आ जाइए वो मैं सहूलतकारी वाली बात थोड़ी सी अगर आप जरूर सर जरूर कर दूं। देखिए, ये जिस तरीके का रवैया मंसूर अली शाह जैसे कदकाठ के जस्टिस ने किया है, ये उसी सहूलतकारी का नतीजा है। 8-5 की जजमेंट को आप एनालाइज कर लीजिए, साइंटिफिकली कर लीजिए, टेक्निकली कर लीजिए, लीगली कर लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगी कि हुकूमत की हासिल होने वाली 2/3 मेजॉरिटी का बेड़ा गर्क करने के लिए उस जजमेंट को उलट करना बहुत जरूरी था। इसलिए उनका ख्याल ये था कि अगर 2/3 हुकूमत के पास आ गया तो वो अदलिया की तो ऐसी तैसी कर देगा, और वो होनी ही थी और वो काफी हद तक हो गई है। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो पंजाबी वाली जो बात रेहाम खान साहब कर रही है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शायद उसको उस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं जिस तरह से वो कहना चाह रही है। मैं वजाहत करता हूँ। आपने देखा रेहाम खान साहब खुल के नहीं कहती है ना, इसीलिए तो हम परेशान हो जाते हैं। आप खुल के कह दें कुछ। मैं उनकी मुश्किल हल कर देता हूँ। देखिए, एक तवील अरसे से खान साहब से लेके डाउन द लाइन कोई एक ऐसा लीडर नहीं है, हत्ता के जो वो गुंडापुर साहब जो हैं उन तक ने ये हमें याद दिलाया कि 1971 में क्या हुआ था।
उन्होंने हमें बताया कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो एक ऐसा अजीम लीडर है जिसको वो फॉलो करते हैं। ठीक। फिर उन्होंने हमें धमकाया पूरी कौम को कि देखें अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा। आपको ये सब कुछ याद है ना, मैं हवा में तो बातें नहीं कर रहा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पूरी पीटीआई को फॉर्मल ईस्ट पाकिस्तान की तबाहकारियां लाहक हुई थी और साथ साथ वो कह रहे थे कि अगर आपने हमें छेड़ा तो हम वही करेंगे जो 1971 में हुआ था। तो ये पंजाबी वाला जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। बिल्कुल मिल गया। कहने का मतलब ये है कि वो जिस तरह के माइंडसेट में इस वक्त हैं, दे विल गो टू एनी एक्सटेंट। अगर जो ये अभी हालिया बात है, एक दफा पहले किसी ने कहा था तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, अभी एक और अहमक ने कहा है कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है। जब लोग इस बिलीफ पे चल रहे हों तो आप सोचिए वो कुछ भी करेंगे। उन्हें इमरान खान साहब बाहर चाहिए, चाहे वो गंडापुर साहब आके उनको 15 दिन में जेल तोड़ के रिहा करा रहे हो या अदालती सहूलतकारी हो। वो तो ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होगा अभी मालूम नहीं है। इसका मतलब यह है कि अदालतें अभी तक आजाद नहीं हुई हैं। 26वीं तरमीम के बाद भी नहीं सहूलतकारी हो रही है। मुझे मिसालें देने दीजिए, हो रही है, मुझे मिसालें देने दीजिए। जी जी, टाइम कम है, मैं बिल्कुल जल्दी से मुझे दे दीजिए, मैं रेहम खान की तरफ जाऊं। ये 2 डॉक्टरों ने पिम्स के मेडिकल एग्जामिनेशन किया और कहा 3 डॉक्टर अस्पताल के रोज देखते हैं उनको, इसके बावजूद उनको बोर्ड चाहिए जिसमें फैसल सुल्तान भी हो। तो ये क्या है सब कुछ? बहुत सही बात कही सर आपने। वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी पिम्स की, बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास है, माशाल्लाह एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब सही है। वरना उनके व्लॉगर्स और उनके मीडिया पर्सन, उनके बड़े बड़े लोगों ने तो कहा था, किसी ने कहा था कि जहर दे दिया है, किसी ने कहा अडियाला में नहीं है, किसी ने कहा उनकी कमर की हड्डी हो गई है, किसी ने कहा कि वो गुजर गए हैं, किसी ने कहा कि कर्नल ने इतना तशद्दुद किया कि वो जान की बाजी हार गए, खत्म हो गए हैं। और किसी ने तो यहाँ तक का, एक सीनियर सहाफ़ी थे कि उन्होंने उनको सिर्फ वाहिद उनको अपना वो दिया है इमरान खान साहब ने कि मेरे मरने के बाद, यानी मुझे जब फांसी दी जाएगी तो काला मुझे ना पहनाया जाए और किसी ईसाई से ना कराया जाए। आप जानते हैं उस सहाफ़ी को, बड़े सीनियर सहाफ़ी है, मैं क्या नाम लूँ उनका। बहरहाल रेहम खान साहिबा की तरफ आते हैं, ज़रा उनसे पूछ लेते हैं। रेहम खान साहिबा, ये लड़ाई तो उज़मा बाजी भी अब आ रही हैं और अलीमा बाजी भी आ रही हैं, इधर बुशरा साहिबा ने फुल कंट्रोल ले लिया है। तो क्या बुशरा साहिबा अगर कंट्रोल ले लेती हैं तो पीटीआई जो एक इंतशार की तरफ जा रही थी वो कंट्रोल में आएगी या मज़ीद इंतशार की तरफ जाएगी? एक और दूसरा, ये अब कंट्रोल उज़मा और अलीमा के निकलने के बाद पीटीआई का क्या होगा? देखिए, मैंने तो बहुत खुल के बात की, मैं ज्यादा वजाहत कर देती हूँ। माशाल्लाह। मैं कह रही हूँ कि डील के तहत सब कुछ हुआ है। तो आपकी जो इत्तला है, मेरी भी कुछ इत्तला है। सुना है कि ज्यादा तशद्दुद करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी जो सहूलतें जेल में दी जाती हैं अगर वो हल्की सी भी कम कर दें, 4 घंटे के लिए कम कर दें, तो लोग जो है ना उनको बड़ी जल्दी होशो हवास में वो वापस आ जाते हैं। तो डील करना, सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं जी हुकूमत ने नहीं की, मैंने कतन ये इशारा नहीं किया कि डील हुकूमत ने की है, रियासत ने। मैं बहुत वजाहत से कह देती हूँ कि इस वक्त बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबके अपने धड़े हैं। कोई क्रस्टीज के बाय डोनट्स बांट रहा है और वो इसलिए क्योंकि वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है कि जनाब हमारी तरफ भी देखें, असद कैसर साहब और शहराम तरकई साहब चाह रहे हैं उनकी तरफ देखा जाए, बहनें चाह रही होंगी कि उनकी तरफ देखा जाए, बाकी भी लॉबीज हैं और हर एक का अपना एक लीगल धड़ा है। बैरिस्टर गौहर को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि उन्होंने कोई वकालत नहीं की, जिन्होंने वकालत की है उनको ही बुलाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर साहब किसी और लॉबी की वकालत कर रहे थे, तो जो वकालत उनकी वकालत कर रहे थे उन्हीं को मदऊ किया जाएगा, या वो सियासी कारकुन जो उनकी लॉबी का हिस्सा है। धड़े हैं, डेफिनेटली धड़े हैं। इस वक्त जो मैं आपको निशानदेही कर रही हूँ वो ये कि वोट लिया एक चेहरे और सबसे पॉपुलर लीडर के नाम पे, लेकिन उसने अपना मुखलिस दोस्त या मुखलिस वर्कर नहीं देखा, और चूंकि उसने लोगों को इस्तेमाल किया, आज मुख्तलिफ धड़े उसके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून के साथ जो 11 साल से मोहब्बत में मुब्तला है उसके साथ ज्यादती है।
ये पीटीआई के वर्कर के साथ ज्यादती है कि वोट तो किसी की मोहब्बत में दिया, लेकिन उसके ऊपर एक ये धड़ा है जो उनको कबूल नहीं है। मैं आपको बता सकती हूँ कि हमें बिल्कुल ये कबूल नहीं हो सकता कि जो हमारी जबान नहीं बोलता, जो हमारे तौर तरीके नहीं बोलता और जिससे हमें कहीं भी कोई फॉलोइंग नहीं थी, उसको हमारे ऊपर विराजमान किया जाए। क्यों? क्योंकि 4 घंटे आपकी शायद बिजली बंद हो गई या कुछ और बंद हो गया, 4 घंटे में आपकी भूख हड़ताल हमने देख ली कि ठिकाने पे आ गई। तो अब चाहे बहनें कोशिश करें या बीवी कोशिश करे या कोई लेफ्ट ओवर कहीं इधर उधर कोशिश करे, सब कोशिश करेंगे, लेकिन ये डील ही है, ये समझौता बाजी जो हो रही है, ये आपके वर्कर के साथ ज्यादती है। और इधर दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि कौन सा नजरिया, कौन सी नजरियात आपने देखी। रही बात कि आप कह रहे हैं कि अदलिया की जो बात हो रही है, आई थिंक कि अगर इस वक्त मैं क्रेडिट दूं तो जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं वो अफरीदी हैं, और मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त कोशिश ये करें, जो उन्होंने कमेटी की बात की है वो आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे बिल्कुल जायज है। और चूंकि इस किस्म का माहौल बनाया गया कि काजी फायज ईसा के खिलाफ ऐसी तहरीक चलाई गई, जुडिशियल जो भी डिसीजन आ रही थी जो कि बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक थी, उसको पीटीआई सोशल मीडिया ने बैठ के जलील किया, उनके खिलाफ कैंपेन की। तो अब मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अफरीदी इस पर कोशिश ये करेंगे कि तमाम लोगों को वापस उनका एतमाद, आम जो ऑडियंस है या आम जो पब्लिक है उसका भी जो एतमाद है वो बहाल हो। नहीं, एतमाद तो सिर्फ एक ही सूरत में बहाल होगा ना, कि अगर जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस बंदयाल बन जाएं, जस्टिस साकिब निसार बन जाएं, तो वो पूरा ग्रुप जो है वो जस्टिस याहिया आफरीदी की वाह करेगा। और जस्टिस याहिया आफरीदी अगर आइन और कानून पर काजी साहब की तरह खड़े हो तो फिर उनका वही असर होगा जो काजी साहब का। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं समझती हूँ कि चूंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी और कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, पीटीआई ने बनाया है। देखें, काजी फायज ईसा से आज किसी ने माफी मांगी? ये तो कह रहे थे कि काजी फायज ईसा के लिए ये सारी 26 अमेंडमेंट हो रही है। किधर गए काजी फायज ईसा? ग्रेसफुली उन्होंने रिजाइन करके साइड पे हो गए। तो आज वो माफी मांगेंगे? जैसे मुझसे आज तक माफी नहीं मांगी, तो क्या आज काजी फायज ईसा से इनके माउथ पीसेस माफी मांगेंगे? ये तो आइन में जो अमेंडमेंट हो रही थी काजी फायज ईसा के लिए नहीं हो रही थी, तो कैसे जस्टिस अफरीदी साहब आ गए? आज अगर चीफ जस्टिस अफरीदी एक खुश आइन और लोगों को साथ लेके चलना चाह रहे, मेरा ख्याल है इसको इस नजरिए से देखना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लोगों को लेके नहीं चलता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून पर चलता है, और आइन और कानून पर काजी साहब चले हैं तो फिर जस्टिस याहिया भी कानून पर चलें, चाहे इससे रिलीफ मिलता है इमरान को, चाहे इससे हुकूमत का। टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, किसी स्टेज पे हम ज़रूर बात करेंगे। इस वक्त हम जो इम्पोर्टेंट मसला है वो ये है कि 26वीं तरमीम जो है उसका जो आगे अब सूरत हाल है वो है आइनी बेंच। हम ये कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बहुत ज़रूरी है, आइनी बेंच से बहुत से मसाइल आएंगे, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मसला है कि आइनी बेंच कब बन रहा है, क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर वहीं जाने। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।